नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे हैं और अच्छे से लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और निरंतर किसी ना किसी एग्ज़ाम पर आप फोकस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, फोकस बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कहीं से निकलते हैं ना, तो कहीं पे पहुंचने के लिए आपका लक्ष्य निर्धारित होना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, उस लक्ष्य को देखते हुए आज मैं प्रैक्टिस नेट नंबर 27 लेके आया हूँ। 27 मत देखना, मेरा पहला ही है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट, इसमें खास क्या होने वाला है? खास ये है कि आप फोकस करना कि इसमें जो सवालों का जो तरीका है, सवालों का जो कंसेप्ट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। कहते हैं ना कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, कोई हमसा होगा या हमारे जैसा होगा, हम नहीं होंगे तो हमारे जैसा होगा। ठीक है, ये वाला है वो। ठीक है, तो ये जो है सवाल वही रहते हैं, नंबर्स बदल जाते हैं बस। ठीक है, तो इस नंबर्स को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, तो उनको करेंगे और आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। एक बच्चा कह रहा है, सर बहुत लेट लेके आते हो क्लास। भैया क्लास बहुत लेट लेके आते हो क्या? ना वही मैं बोला ना आपसे कि सवाल इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक क्लास के माध्यम से बता के जाऊँगा और नंबर्स तो बदलते रहते हैं। ठीक है, चलो क्लास की तरफ चलो। कि पहला सवाल है, चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीद होने वाला खर्च समान रहे। ठीक है, और इसका देना है दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान देना है। ठीक है, तो चलें सवाल की तरफ चलें। तो इसमें कह रहा है चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है। तो जब चीनी का मूल्य 15% बढ़ा तो कोई मूल्य रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल रहा होगा। तो वो क्या था? मान लिया हमने, माना। ठीक है, माना वह मूल्य 100% था। ठीक है, वह मूल्य 100%। भाई कोई चीज़ 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो मैंने मान लिया 100% है। ठीक है, मैंने मान लिया 100% और उसको 15% तक बढ़ाया गया, यानी कि कितना हो गया था? 115%। ठीक है, 115%। तभी तो 15% बढ़ा, ठीक है, तो कितना हो गया? 100 से 115, तो कितने की बढ़त है? 15 की। अब ये कह रहा है कि जो 15% की बढ़त तो हुई है ना, कि इसको कितने प्रतिशत तक घटाया जाए या कमी करें ताकि जो खर्च है ना वो बढ़े ना। ठीक है, तो मेरा 15% का वैल्यू बढ़ा, कितने से? हमें घटाना है 115 से। ठीक है, तो 15/115 इंटू 100। ठीक है, तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दिया 15, तो 300/23। 300/23। अब मैं इसको काट लेता हूँ कितनी बार? 23 एकम 23, कितना बचा? 7, 70, 23×3 = 69, 23×3 = 69। हालांकि मेरा आंसर आ गया है 13.04। इससे ज़्यादा मुझे करना भी नहीं है अब, क्योंकि मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन। सवाल समझ में आया? बहुत बढ़िया, चले अगला चले। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। पहले मैं एक बताता हूँ आपको। किसी वर्ग यानी कि चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, और किसी वृत्त बोला था ना, हाँ, वृत्त का परिमाप समान है। इनका जो परिमाप है वो समान है। चलो यहीं पे चलते हैं। ठीक है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 1386 सेंटीमीटर। 1386 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² बराबर 1386। ठीक है, 1386। यदि मुझे r की वैल्यू निकालनी हो तो पाई उधर लेके जाना पड़ेगा। 1386 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, 22/7 को मैं नीचे लेके नहीं जा सकता, तो 7 को ऊपर लेके गया।
22/7 ऐसे जो होगा तो लिख दिया, तो फिर दिक्कत होगी ना। तो इसको 7 को मैं ऊपर लेके चला गया, ठीक है। अब मैं काटता हूँ 22 से, इसको काटता हूँ 6 बार। 22 छिक्के 132, 6 बचा 66, 22 तिया 66, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें तो आर की निकालनी है, जबकि आर स्क्वायर इधर है, ठीक है। 63 इंटू 7, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ 7 इंटू 9 में? 7 इंटू 9 में, अब मेरे पास 2 7 भी हो गए और एक 9 का मतलब 3 तिया 9, यानी कि जोड़े बनाने ना, ये स्क्वायर है ना, तो जोड़े बना लीजिए दूसरी साइड, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 7 तिया 21। यदि मेरे पास आर की वैल्यू आ चुकी है तो बहुत इजी हो जाएगा ना, मुझे क्या वर्ग का क्षेत्रफल कितना है ये निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास वृत्त का आर तो आ गया, लेकिन परिमाप नहीं है। अगर मेरे पे वृत्त का परिमाप आ जाता है ना, तो मेरे पास वर्ग का भी आ जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे? आर हमारे पास है, ठीक है। आगे निकाल लेते हैं इस वाले पे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत क्यों होगी भाई? तो परिमाप क्या है? परिमाप का फॉर्मूला बताओ। परिमाप का फॉर्मूला होता है किसका? वृत्त का। किसका? वृत्त का, ठीक है। कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर, आर की वैल्यू हमें पता है, पाई का हमको क्या आता है? 2 फॉर्मूला में दिया हुआ है, 2 फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो कितना हो गया? 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 है, ठीक है। 7 से 3 बार कट जाएगा 21, तो कितना हो गया? 22 दूनी 44, 44 इंटू 3 कितना हो गया? 4 तिया 12, 120 और 132, इतना ही होता है ना। 3 चौक 12 को 2 हाथ से ले, 3 चौक 12 1 13 बराबर, ठीक है। 132, जब मेरे पास ये वृत्त का परिमाप आ गया, तो ये किसका? ये वर्ग का भी तो परिमाप है। सवाल में किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, ठीक है। चलो, तो ये वर्ग का भी तो परिमाप है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा, ठीक है। 4 इंटू भुजा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा, ठीक है। जबकि परिमाप क्या है? 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू भुजा, तो भुजा को मैं यहीं पे छोड़ दूं, और ये मल्टीप्लाई में अगर इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 4 का भाग देना पड़ेगा इसे, उधर गुणा में है, ठीक है। तो 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12। तो भुजा की वैल्यू हम पे कितनी आ गई? 33 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भुजा की गुणा, अगर आप भुजा में कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है और इसका क्षेत्रफल निकल के आता है, ठीक है। तो भुजा की गुणा भुजा में करते हैं, 33 इंटू 33, ठीक है। इसका क्या? वर्ग। तो मैं 33 का वर्ग करूं, कितना है? नीचे दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, क्या इतना ही होता है? 1089, ठीक है, 1089। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी है। जब आप इसमें महारत हासिल कर लोगे ना, तो आप इसको चुटकियों में उड़ा दोगे। मेरा मानना ये है कि आप आंखों आंखों में भी कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि आप आंखों आंखों में भी कर सकते हो इस सवाल को। चलें? ये कह रहा चलो भैया अगले पे चलो, ठीक है भाई चलो। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कहते हैं ना कि सवाल को जितने आराम से पढ़ोगे ना आप, और जितने समझ के पढ़ोगे, उतना कम समय लगेगा आपको।
और गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साधारण ब्याज के बीच अंतर 558 रुपये। तो धनराशि ज्ञात करें। मैं इसमें आपको ये एडिशनल देता हूँ। ठीक है, अंतर, ये ना एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, ये एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल है और इस पे दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, दो तरह के, एक तो 2 वर्ष का देगा, एक 3 वर्ष का देगा। ठीक है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का आज फॉर्मूला नोट करके लेके जाएंगे और कहीं जहां आपका जहां पढ़ते हैं ना वहां पे सामने लगा देना लिख नोट करके, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवालों में। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे जब बात 2 वर्ष की हो, जब बात 2 वर्ष की हो। ठीक है, जब बात 2 वर्ष की हो तब क्या करेंगे। ठीक है, अंतर जिसे हम बोल सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, मूलधन जिसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, या मैं हिंदी में, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई एम कंफर्टेबल, इनटू R अपॉन 100 का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं ना, अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज सीधे सीधे डायरेक्ट पुट कर दो, मतलब 2 वर्ष का अंतर जहाँ भी हो ना सीधे सीधे इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और आपको एक वैल्यू देगा, सॉरी एक वैल्यू पूछेगा बाकी देगा, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात 3 वर्ष की हो, जब बात 3 वर्ष की हो, ठीक है 3 वर्ष की हो, तब क्या करेंगे, सेम टू सेम क्या करना है, इतना आपको याद कर लिया, अब आगे लिखो अंतर इज इक्वल टू मूलधन इंटू R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। ये एक्स्ट्रा डालना है बस, ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा डाल दोगे ना, सवाल का आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, और जब आपको याद हो जाएगा ना तो आपको फॉर्मूला लिखने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे ऐसे ही नोट करके और सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, चले सवाल की तरफ, आराम से करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अपने पास बहुत है और आपके पास भी बहुत है, उम्मीद करते हैं ऐसा। लेकिन ज़्यादा टाइम इस कंपटीशन में लगाना मत, क्योंकि ये कीचड़ की तरह होता है, आप जितना टाइम इसमें दोगे ना आप उतने फंसते चले जाओगे, और जब आप फंसते चले जाओगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप सोचोगे कि यार ना तो कंपटीशन निकल रहा है और आता भी सब कुछ है, फिर मैं कहाँ लेकर आऊँ, गलतियाँ तो आप कर रहे होंगे निश्चित तौर पे। और तब आप ये अगर प्रश्न आपसे अपने आप से किया ना तो आप बहुत मुश्किल में होंगे उस वक्त। तो कोशिश करना यार, एक साल में इतनी मेहनत करना कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, है ना, और आप सेलेक्ट होके जाओ। एक साल में ही कर देना इधर उधर सिलेबस को, तो बाकी प्रोसेस तो चलता रहेगा। चले सवाल की तरफ, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10%, ये तो मैंने पढ़ लिया है, अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला पुट भी नहीं करूँगा मैं, आप ना एक बार इधर देख लो, सेम टू सेम है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूँगा। ठीक है, 558 क्या है, अंतर। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे को नहीं मालूम तो मैं इसकी जगह P लिख दूँगा, इंटू 10% है यानी कि 10/100 का स्क्वायर इंटू 10 वैल्यू है 1 प्लस 10 अपॉन 100। ठीक है, बराबर। चलो 558 इज इक्वल टू P, यदि 10/100 है तो इसकी एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं आप, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं आप, तो 1/10 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना आएगा, इंटू 1/100, और ये मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, इसकी भी एक जीरो उड़ा सकते हैं आप, तो 10 से कम 10 और 11/100
10। ठीक है, 11/10। तो कितना हुआ? 558, 558 ये भाग में, तो ये गुणा में आएंगे, तो इंटू 10/11। ठीक है, अपॉन 11। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन करोगे आप, जो भी आंसर आएगा वो आप लगा लेना। ठीक है, बाकी मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। चले, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई दी है। चलो, वह छोटी से छोटी संभव संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 13, 21, 25 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करना है? ये 16 है, ये 13 है। भाई अगर छोटी छोटी संख्या में अगर 16 से भाग देंगे 13 शेषफल प्राप्त होगा, तो पहले इसको घटा ही लो क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, 3, और यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। 16, 24, 28 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 16, 28, 24, 16, 28, 24। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। 4 से काट देते सीधे सीधे, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 सिंह 24। एक बार 2 से काट ले, 2 दूनी 4, 7, 3। अब नहीं कटेगा किसी से भी, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू 7, 7 अट्ठे 56, और 7 चौक 28 और 5 कितने हो गए? 33, 336। जबकि इसमें 3 क्या है, जो यहाँ पे अंतर आया था ना, वो 3 ज़्यादा है। आप माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 333, जो कि आपका सही आंसर डी में हो जाता है। सर समझ रहे हैं क्या आप? आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो सही जा रही है यार, क्यों मजाक कर रहे हो? 10 बजे मजाक करते हो यार, रात के सोने का टाइम होता है मेरा। 2 व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। वे दोनों क्रम से 12 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते कितने समय में एक दूसरे को ओवरटेक कर लेंगे? पी क्यू को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, तो पहले हम उनको उसकी दूरी लिखते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी। ठीक है, 844 है, कितना मीटर में है ना? हाँ मीटर। ठीक है, मीटर में। एक कंसेप्ट होता है इस तरह के सवालों में, कंसेप्ट ये होता है कि मानो एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी कोई भी है इधर से इधर जा रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी ए होगी, ये रेलगाड़ी बी होगी। ये किसी चाल से जा रही है, ये एक्स चाल से जा रही है मान लेते, ये एक्स से जा रही है और ये वाई से जा रही है। जब विपरीत चाल हो इस तरह से, जब एक दूसरे से दूर हो रही हो, तो हमेशा चाल जुड़ती है। ये कंसेप्ट कहीं भी लिख लेना, तो हमेशा चाल जुड़ेगी x प्लस वाई। जबकि एक दूसरा कंसेप्ट ये है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर ही आ रही है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर आ रही है, तो इस तरह की चाल घटती है। ठीक है, x माइनस वाई। समझ में आया? ठीक है, समझ गए आप? कहीं भी नोट कर लो आप इसको, जहाँ भी आपका मन करे। चले सवाल की तरफ चलते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ। पी क्यू को ओवरटेक करेगा, यानी कि पी पहले है, यानी कि यहाँ से पी चलना शुरू करता है। क्यू किसी पॉइंट पर है, क्यू किसी पॉइंट पर है जो कि 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ क्यू, और इसको देता हूँ 12 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, भाई इसकी तो ज़्यादा है ना चाल। अगर मैं कहीं 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा हूँ और मेरे साथ वाला लड़का 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से कम है चाल, मेरी उससे 4 मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा है ना?
तो मैं उसको एक निश्चित समय पे पकड़ लूँगा, फिर तो ज़्यादा है ना उससे चाल, है ना। मेरी ज़्यादा है तो मैं उसको पकड़ लूँगा। अब ये 12 है, ये 8 है, 4 ज़्यादा है, तो 4 क्या है इनका अंतर, 4 मीटर प्रति सेकंड अंतर है, ठीक है। और दूरी कितनी है 844, ठीक है। तो समय कितना होगा, समय ही तो पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है 844, जबकि चाल कितनी है 4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 211 सेकेंड। अब जब आप इसको मिनट में बनाओगे तो 6×18, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 6×18 कितने हो गए 3 मिनट, 3 मिनट। और सेकंड कितने हो गए 31 सेकंड, 31 सेकंड, ठीक है। तो बी कौन सा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नहीं सॉरी ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। समझ गए, सवाल समझ गए क्या। चलें आगे, 5 सवाल हो गए हैं, समय हो चुका आपका 21 में, आराम से करेंगे भाई, सीखेंगे आज। 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है, ठीक है। मैंने पहले लिखा 23 संख्याओं का औसत, 23 ये नंबर से, ठीक है। औसत कितना है 51, ये क्या है एवरेज, तो इनका कुछ योग रहा होगा, 23 संख्याओं का कुछ योग रहा होगा, जब प्रत्येक 51 है तो, ठीक है। कितना होगा 23 एकम 23, तो 23 पंजे 115, 270, 1173, वो योग 1173 रहा है, ठीक है। अब अगली 12 संख्या पर चले, अगली 12 संख्याओं का औसत है 49, अगली 12 संख्याओं का औसत है 49, 12 निम्न 108, 10 और 12 चौक 48, में 10 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 58, ठीक है। ये हो गया 58, ठीक है। अगली भी 12 संख्या दी हुई है, ठीक है। अगली 12 कितना है 54, यहाँ पे 54, ठीक है। तो अगली जो 12 संख्याओं का औसत है वो कितना है 54, 12 चौक कितने होते हैं 48, 4 और 12 पंजे 60 और 4 64, दोनों 24 संख्याओं का औसत कितना है, औसत नहीं 24 टोटल संख्या होगी, हमें तो 23 का दिया है, ठीक है। 8 दूनी 16, 1 8 4 12 और 1 13, 1 6 5 11 और 1 12, 1236। ये इससे कितना ज़्यादा है, जोड़ लें, 3 में से 6 गए तो कितना बचा 3, ठीक है। 13 में से 7 गई तो कितना बचा 6, और ये 11 हो जाएगा, ये भी 11, तो 63 संख्या ज़्यादा है ना। ये 63 ज़्यादा है। अब ये 63 ज़्यादा है तो हमें निकालना 23 का है, ठीक है। तो 1173 से कितना, 1173 से 63 ज़्यादा है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना बचा 0, कितना बचा 0, 7 में से 6 गए तो 1, ये हो गया 1110। अब जब एक संख्या निकल गई, जब एक संख्या निकल गई तो कितनी बची, ये 23 संख्या थी, 12वीं इसमें से निकल गई, ठीक है। 12वीं इसमें से निकल गई तो कितनी बची 22 संख्याएं बची, तो 22 का मैं क्या कर दूंगा भाग, एवरेज ही तो पूछा है, दशमलव के ठीक 2 स्थानों तक शेष संख्याओं का औसत, ठीक। 22 पंजे कितने होता है 110, 1 बचा 10 हो गया इधर, अरे 10 हो गया, 22 से नहीं कट सकता, तो कितना हो गया 100 कर लिया मैंने, ना जाने की 0, 22 पंजे 122 चौक 88, ठीक है। 22 चौक 88,
और देखो 50 किसी में भी नहीं है, सिर्फ एक में है, तो मेरे को आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है डी। समझ में आ गया? चलें नेक्स्ट चलें। चलो सर, क्लास बड़ी हो जाएगी सर, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। अरे भाई कुछ भी नहीं होगा बड़ा, सीख तो लो यार। कोई विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य, ये क्रम नहीं है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वह किसी विशेष ग्राहक के लिए 30%, मुझे मान लो मैं विशेष ग्राहक हूँ उसका, ठीक है, जानने पहचानने वाला व्यक्ति हूँ, काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदा मैंने उससे, कई साल से खरीदता आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, माना कि वो चीज़ें 100 रुपये की थी, ठीक है, अब उसने मेरे को 150, उसने मेरे को नहीं, उसने उस पर अंकित मूल्य करा 50% अधिक अंकित, तो वो चीज़ें कितनी की होगी? 100 की चीज़ थी, 50% अधिक करा तो 150 का हो गया ना, ठीक है, वो 150 का हो गया, और फिर उस पर मुझे 30% और 25% की 2 क्रमवार छूटें दी, ठीक है, 2 क्रमवार छूटें दी, 30 यानी कि 70, 100 में से 30 गया तो कितना बचा? 70/, तो इधर 25 है तो इधर कितना बचा? 75/100। भाई देखो छूट दी है, 30 की छूट दी है ना, मैं इसको समझाता हूँ। भाई उसने 30 की छूट दी तो 100% तो छूट हो सकती है ना, अब उसने 30 की दी, ये क्या हुआ? उसने मेरे को 30 की दी तो बचा कितना? 70 ही तो बचा, 30% की छूट दी तो 70 ही तो बचा, तो वही तो लिखा मैंने, भाई मूल्य तो बचेगा ना, 30% की छूट दी तो 70 तो बचा ना उसका, ठीक है, वही है। अब मैं इसको कैलकुलेटिव करता हूँ, ठीक है, 100 से ये 2 जीरो हट जाएंगी, ठीक है, ये 25 थी 75 और 25 चौका 100, ठीक है, कट गया, 15 सत्ते 105 होता है, 105 में अगर 3 की गुणा करता हूँ मैं तो ये होता है 315/4, इतना ही तो होगा, ठीक है। अब मैं इसको जब डिवाइड करता हूँ तो 4 सत्ते 28, 3 बचा 35, 4 अट्ठे 32 और 3 बचा 4 सत्ते 28 और 2 बचा 4 पंजे 20। उसने मुझे पहले 100% वैल्यू की चीज़ 150 में अंकित करी और उस पर मुझे 30% का और 25% का 2 डिस्काउंट दिया, तो वो मेरे को पड़ी 78.75 में, ठीक है, 78.75 में। वो कह रहा है मेरे को हानि हुई है इस सौदे में, और मैं भी कह रहा हूँ भाई हानि ही हुई है तुझे, और उसने बोल दिया कि मेरे को जो ना 850 रुपये की हानि हुई है, 100% की चीज़ थी उसकी, उसकी 100% की चीज़ थी, मेरे को उसने इतने की दी, तो कितने कम कर दिए, कितनी हानि हुई उसे, कितनी हानि हुई, इसको पूरा ले लो 79, तो 21.25, 21.25% की उसे हानि हुई, कितने की हानि हुई? 21.25, ठीक है, 21.25, 21.25 की हानि हुई, मैं कह रहा हूँ उसकी हानि 850 की हुई, तो सवाल में बोला है, परसेंट में ये है, ठीक है, तो 850, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 850 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, भाग 2100 पॉइंट, ये सही नहीं है, अरे यार 21.75, 75 बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, ये हो गया कितना? अब जब मैं इसको काटूंगा तो ये पूरा 40 बार कटेगा, ये पूरा 40 बार कटेगा, 40 बार, ठीक है, ये पूरा 40 बार कटेगा। अब 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की कितनी होगी? 100% की वैल्यू 4000 नहीं हो जाएगी? ठीक है, जबकि 100% की वैल्यू 4000 हुई है उसकी, ठीक है, और उसने मुझे बेचा कितने में है? 78.75, 78.75, कहीं जगह है, इधर ही देख लेते हैं,
4000 इंटू 78.75/100। और जब आप इसको काटोगे ना तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, सीधा कोई भी आंसर आएगा मेरे हिसाब से। देख लेना आप, जो भी आंसर आए, 4×8 = 32, 32 के कुछ आसपास आएगा। ठीक है, 32 के नहीं, थोड़ा कम आएगा 32 से। चले आगे, आंसर आ जाएगा। एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 60 श्रमिकों को नियुक्त किया। एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 60 श्रमिकों को नियुक्त किया और 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे कितने और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक काम था, पहले कह रहे एक ठेकेदार था ए, उसने 20 दिनों तक काम को पूरा करने का टारगेट लिया और उसने 60 श्रमिक लगाए। ठीक है, उसने 60 श्रमिक लगाए, काम क्या था एक। ठीक है, अब 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे कितने श्रमिकों की आवश्यकता, अब वो जो है 12 दिन में करना था। ठीक है, कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, काम तो वही है, काम को पलटेंगे ना तो एक एक ही आएगा, है ना। तो 12×5 = 60 और 20×5 = 100। एक्स की वैल्यू 100 आ गई है। ठीक है, तो कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी उसे नियुक्त करना चाहिए, 100 करना चाहिए। 60 उसके पास पहले से मौजूद है, तो कितने एक्स्ट्रा कितने हुए, 40 हुए ना। 40 इसका सही आंसर हो जाएगा, 40 इसका सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, सवाल हुए 9:30 हो चुकी है। यदि एक बेलन का वक्र प्रस्थ है, चलो आज ना बेलन को वो कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं बेलन का। बेलन एक ऐसी आकृति होती है, ठीक है, जिसमें एक आर होती है, ये एच है। ठीक है, ये एक आकृति हुई और इसमें 3 टाइप के फॉर्मूलाज लगते हैं। एक तो आयतन, जिसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। आयतन क्या होता है, πr²h। ये आयतन देखो कैसे निकालते हैं, सीखना। ये आकृति आपने पढ़ी थी, ये वृत्त जैसी आकृति, इसका क्षेत्रफल क्या होता था, πr² होता था, नहीं πr²। यदि इसमें ऊंचाई की गुणा कर दी जाए, यदि इसमें ऊंचाई की गुणा कर दी जाए तो आयतन निकल के आता है। ठीक है, πr² × h। वर्ग पृष्ठ, वर्ग पृष्ठ होता है इसके बाहरी आवरण का परिमाप। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जब हम इसका परिमाप निकालते हैं वृत्त का, 2πr होता है। ठीक है, यदि इसमें h की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि हाइट और जोड़ देते हैं इसमें, तो इसका क्या निकल के आता है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πr × h। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसका पूरे का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है πr²। ठीक है, πr² इसका क्षेत्रफल, और ऐसे 2 सरफेस है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होएगा, 2πr² ठीक है, अब 2πr² और इसके परिमाप क्या होता है, अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो πr² होता है, πr² और πr², तो ये कितने होते हैं, 2πr², नहीं 2πr है, 2πr का परिमाप 2πr। ठीक है, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं, इसमें से 2π और r, 2πr बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा h + r। इसमें h और होता है,
इसमें एच और होता है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला बनता है। ये सारे फॉर्मूला हैं जो वॉल्यूम इसके बेलन के, तुम्हें सिलेंडर बोलते हैं इसको, बेलन, बेलन सिलेंडर, ठीक है। सवाल तो गया ही नहीं। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना होता है, 126 पाई, 126 पाई, ठीक है। तो इसके एच, अगर हमें एच कितना दिया हुआ है, इसका एच दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 हमारे पास है, पाई हमारे पास है, आर हमारे पास है नहीं, तो आर हमें निकालनी है, तो 14 कितनी है हाइट, इज इक्वल टू 126 पाई। पाई से हम पाई भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। और 2 14 दूनी 28, तो आर बराबर 126/2 इंटू 14, 2 से 63 और ये 14, तो 7 नाम 63, 7 दूनी 14, अर्थात 4.5 के आसपास इसकी आर है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हम ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि आंसर आपको पाई में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना, 9/2, 9/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना था 14, ठीक है, 14 और इंटू पाई, ठीक है। 2 से काट सकते हो 7 बार, ठीक है, 2 बटे में रहने दो, 81 गुणा 7, 81 गुणा 7/2, ठीक है, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 567/2, ठीक है। अब इसको काट लो आप, 1/2 सभी में है, तो 1/2 सभी में आएगा, काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 1/2, ये ऑप्शन ठीक है, सी आपका सही आंसर होता है, ठीक है। सवाल का सॉल्यूशन डन, समझ में आया, नहीं आया तो आप एक बार फिर से इसको देख लेना, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं आ रहा कहीं भी। में से यदि P इज इक्वल टू 2 की पावर R 3 की पावर 5 Q इस तरह से दिया हुआ है, R इस तरह से दिया हुआ है, तो पी क्यू आर का में से आपको निकालना है। में से में आपका पता है क्या है, में से आपको वो वाले पॉइंट लेने हैं जो सबसे कम पावर के हो। तो ईजी है सवाल, कोई ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं, तो चलो लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5 और Q इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और R इज इक्वल टू 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 इज 3 की पावर 5, ठीक है। तो इसमें लोवेस्ट क्या कौन सा है, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और लोवेस्ट है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो यही आपका आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है। चले अगला सवाल। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, वह 2200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है। चलो, एक रेल की लंबाई 600 मीटर है, 600 मीटर रेल की लंबाई है, जबकि प्लेटफॉर्म की एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 1200 लंबे मीटर प्लेटफॉर्म को, यानी कि टोटल लंबाई कितनी होगी 1800 मीटर, ठीक है। अब एक बताओ, 36 सेकंड में उसने अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की पार करी है, उसमें अपनी भी जुड़ती है, ठीक है। तो कितना हो गया 1800, उसने कितने सेकंड में पार करी है 36 सेकंड में, तो चाल कुछ रही होगी, तो चाल बराबर 1800/36, 36 से जब हम इसको काटते हैं 36 पंजे 180 होता है, तो 50 सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी चाल रही है। अब 2200 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड, 2200 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड पार करेगी, ठीक है, 2200 मीटर, जबकि 600 की खुद की लंबाई भी है, तो कितना हो गया 2800, ठीक है। 50 मीटर प्रति सेकंड की उसकी रफ्तार है, 50 मीटर प्रति सेकंड की उसकी रफ्तार है, तो हमें समय ही तो चाहिए इसमें, तो कितना हो गया 50 से 10 5 पूरे 25, 3 5 6 30, 56 सेकंड, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाता है।
ठीक है, चलें। संख्या 823 पी टू क्यू 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होती है तो पी माइनस क्यू का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट बेस है। कंसेप्ट क्या था कि जहां भी आपको 7 11 13 जैसी संख्याएं देखने को मिले तो वहां पर रिपीटेशन होता है संख्याओं का। ठीक है, जैसे कि 7 11 13, ठीक है, जहां पे भी आपको संख्याएं मिलेंगी ना वहां पर रिपीटेशन होगा, यानी कि एक्स वाई जेड कोई संख्या है, यदि उसे इससे विभाजित किया जाएगा तो वो एक्स वाई जेड ही दूसरी भी आएगी, मतलब रिपीटेशन होगा चाहे कितनी भी हो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, इस तरह से ही बढ़ेंगे एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या है 823 है, पी टू क्यू है, 7 11 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 823 है, तो ये कितना हो गया 823, रिपीटेशन है। ठीक है, संख्याओं में रिपीटेशन है, तो ये भी कितना हो जाएगा 823। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसका जब अंतर निकालेंगे पी माइनस क्यू तो आंसर आ जाता है 5, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में है, ये गलती से हो गया है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 13। पाइप ए और बीच भरी हुई टंकी को क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर देते हैं, जबकि अकेले सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। तो ए पाइप ए बी सी एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। ठीक है, टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। ए किसी को खाली करता है माइनस, बी भी खाली करता है ये भी माइनस, लेकिन सी तो भरता है ना भाई साहब, तो कितने में देर में भर जाएगी टंकी। ए 15 मिनट, बी 20 मिनट और सी कितना है 8 मिनट। ठीक है, तीनों का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो 120 मुझे सही दिखता है, तो 15 अट्ठे 120, 20 छिक्का 120 और 8 से मैं भाग करता हूं तो 15, 8 और 6 14 होते हैं। 15 में से जब मैं माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, ये तो भर रहा है ना, ये खाली कर रहे हैं, तो 120 है, 120 में जब मैं 1 का भाग करता हूँ तो 120 मिनट आती हैं। ठीक है, जो कि आंसर में किसी में भी नहीं है। तो किसी में क्यों नहीं है, जब 60 का 1 घंटा होता है तो 120 मिनट का 2 घंटे होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है भाई साहब, चलें। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात ये है, लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रम से 10% और 20% होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात कितना है, ये क्या है, गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। ठीक है, 8 और 7, यदि मैं इसको 80 और 7 कर लूँ, 80 और 70 कर लूँ तो कुछ डिफरेंस होएगा, कुछ भी नहीं होगा सर, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करिए, बाकी सेम है सारी चीज़ें। ठीक है, और इसमें 10% की वृद्धि है, जबकि इसमें 20% की वृद्धि है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू, यदि 100% की वैल्यू 80 से 10% की वैल्यू कितनी होगी 8, तो प्लस कितना होगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 88। ठीक है, और ये 20% की वैल्यू, यदि 100% की वैल्यू 70 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 14। ठीक है, तो ये कितना जुड़ेगा इसमें जुड़ेगा 14, तो 7 70 80 84। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा 22 चौक 88, 21 चौक 84, 4 से काटते हैं 22 21, नया अनुपात क्या है डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, सीधे सीधे सिंपल सवाल है भाई, कुछ भी करना ही नहीं है इसमें। चलो आगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 से 1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ये दोगुनी हो जाएगी साधारण ब्याज, तो कोई राशि है, माना वह राशि 100 रुपया है, माना राशि 100 रुपया है, यदि इस पर ब्याज कितना लगा है, ब्याज इस पर 100 ही रुपये लगे, तभी तो भाई दोगुनी होगी, तभी तो 100 और 100 200 रुपये प्राप्त होंगे आपको रिटर्न में। 200 तभी तो हुए जब आपको 100 रुपये उस पर ब्याज लगा। तो इसमें क्या है ना, क्या पूछा दर, तो जब रेट पूछे ना 100 गुणा साधारण ब्याज, ठीक है, बटे मूलधन इनटू समय। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सीधे सीधे 100 इंटू साधारण ब्याज, यानी कि 100, मूलधन कितना है आपके पास 100 रुपये,
जबकि समय 8 तिया 24 और एक 25/3, 25/3, 3 ऊपर जाएगा, 100 से 100 खत्म, 25 से ये कितना, 4 बार, 4 तिया 12, ठीक है, 12% वार्षिक। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 16, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वें पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? देखो, अगर मैं एक क्रिकेटर हूं, जो कि हूं भी, ठीक है, यदि मैंने 15वीं पारी में 92 रन बनाए, ठीक है, 15वीं पारी में 92 रन बनाता हूं, तो मेरे औसत में 4% की वृद्धि हो, सॉरी 4 की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो उससे पहले मैंने कितनी पारी खेली होंगी? 15वीं पारी में ही तो 92 रन बनाए, 14 खेली होंगी ना, है ना। और प्रत्येक में मुझे कुछ ना कुछ रन भी बनाए होंगे, तो मान लिया वो मैंने एक्स बनाए, ठीक है। तो 14 पारियों की वैल्यू अगर मैं इंटू एक्स करता हूँ, यानी कि 14 गुणा एक्स करता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। यदि मैंने 14 पारियां खेली, ठीक है, तो हर पारी में कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे, माना वो एक्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये 14 पारियों के रन हो गए प्लस 92। 15वीं पारी में मैंने कितने बनाए? 92 रन बनाए, ठीक है, ठीक है, बराबर। प्रत्येक पारी में मैं एक्स रन बना रहा था, तो 15 पारी जब मेरी हुई, तो मेरे औसत में कितने % की वृद्धि हुई? 4 की। टोटल पारी कितनी थी? 15। टोटल पारी कितनी थी? 15। ये मैं तुम्हें एक बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्ट्स भी बता दूंगा, चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, शॉर्ट भी बता दूंगा, टेंशन ना लो यार, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे हैं भाई साहब, हमारा कौन सा इसमें फ़ायदा है? फ़ायदा तो है, ऐसी बात नहीं है। तो 14x प्लस 92 इज इक्वल टू 15 चौका 15 की गुणा x में, तो 15x प्लस 15 चौका 60, ठीक है। 14x 15x, इस 14 को इधर लेके जाता हूँ तो कितना x बचेगा, इस 60 को इधर लेके आता हूँ तो 92 में से 60 गई तो कितने बचे? 32। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 32। तो वो जो x था ना मेरा, 32 था, जबकि नया औसत क्या है? 15वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? 4 प्लस हो जाएगा, यानी कि 32 में यदि मैं 4 जोड़ता हूँ तो वैल्यू आती है 36, ठीक है। तो नया औसत कितना है? नया एवरेज, ठीक है, नया एवरेज आपका 36 है, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। चले, अच्छा चलो ठीक है, एक देखो, सीधे सीधे सिंपल तरीके से देखना आप, मैंने 15वीं पारी में कितने रन बनाए? 15वीं पारी में कितने रन बनाए? 92, ठीक है। तो उससे पहले मैंने 14 पारी खेली है ना, ठीक है, 14 पारी खेली है, तो 14 पारी तक कोई औसत रहा था, 15वीं में ही तो 4 बढ़ा था ना, तो 14 में से अगर 14 देखो, 15वीं पारी में 4 बढ़ गया, ठीक है, तो उससे पहले एक औसत रहा था, तो बढ़ा हुआ 4 है, तो 14 पारी खेली, 14 चौका 56, अगर 56 में से मैं माइनस 92 56 में से, यदि 56 को मैं 92 में से घटाता हूँ ना, 14 इंटू 4 56, ठीक है, तो कितना आएगा? 36, ठीक है। तो ये क्या है? नया एवरेज, न्यू एवरेज, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। बहुत शॉर्ट कर दिया यार, अब तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 में 74 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? चले करो भाई। देखो क्या है, 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70, 7 की घात 70, यदि मैं 74 से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या होगा? आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इसमें कि सॉल्यूशन थोड़ा हो जाएगा? कैसे? यदि मैं 70 को तोड़ता हूँ घात की, यदि मैं ऐसे लिखता हूँ 5 की पावर 2 की घात 35, अब भी तो वही है, प्लस 70 की घात 7 की घात 2 प्लस 35, तो अभी भी तो वही है, 35 दूनी 70, भाग कितने से करना है? 74 से, तो 5 पूरे 25, 25 की पावर कितनी? 35 प्लस 7 सत्ते 49, 49 की घात कितनी? 35। और जब घातों का बेस सेम होता है ना, जब घातों का बेस सेम होता है तो जो नीचे संख्याएं होती है ना, ये जुड़ जाती हैं, तो ये कितने के बराबर होगी? 74।
74 की पावर 35/74। ठीक है, जब ये 74 से 74 ही नहीं रहेगा तो घातों को क्या करेंगे भाई, तो 0 आंसर। ठीक है, ठीक है। एक पेन का विक्रय मूल्य 660 है, यदि इस मूल्य पर प्राप्त लाभ 20% तो पेन को बेचने पर प्राप्त लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। 660 है, ठीक है, एक 20% का लाभ है, 20% का लाभ है इस पे। ठीक है, ये 20% का लाभ है जो कि इसमें इंक्लूड है। जब इंक्लूड है ना तो 100 से 120 करेंगे, 10 से 12 से इसको काटते हैं, निक 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 11 चिक्कू 66, 2 से कितना 50 बार, 11 पन्ना 55, 550। ठीक है, और ये कितने से 660 से कितना ज़्यादा है, 50 से 110। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चले, एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। ए बराबर 1/4 भाग को 9 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 36। पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। जबकि बी उसी कार्य के 2/3 भाग को, बी उसी कार्य को 2/3 भाग को कितने दिन में करता, 28। 28 तो 2 से काटते हैं इसको 14 बार, 14 थी 42, पूरा काम करेगा 42 दिन में। ठीक है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो ए कितने दिन में करता है, 36 में, बी कितने दिन में करता है, 42 में। तो 42 84, कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं, 36 42 18 21 3 6 18 3 7 2 2 3 6 6 36 36 7 42 को 2 हाथ से लगे 4 7 21 और 4 25 252 252। ठीक है, 252। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 18 3 7 21 210, 7 बार जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 6 बार, तो 7 और 6 13। ठीक है, 252/13 कितने दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो बड़ा गोला होता है पाई आर क्यूब और छोटा गोल होता है पाई आर छोटा स्मॉल। ठीक है, तो पाई आर, अगर ये 42 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया। ठीक है, 21 आर यानी कि 21 × 21 × 21। छोटी गोलियां कितनी, 3 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि 3 की आधी 1.5 होती है, और 1.5 का होता है 3/2, 3/2। 3 से इसे काट सकते हैं 7 बार। ठीक है, 7 7 49 343, 343 में यदि 2 2 2 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 24, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल हो गए खत्म। ये तो आपको उसमें देना चाहिए था होमवर्क में। तो कैसी लगी सवाल क्लास, आई होप सबके समझ में आए होंगे सवाल। मैंने कोशिश की है 100% आपको समझाने की, और नहीं आई है तो सवाल कोई समझ में तो आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में लिखना कि भाई ये नहीं हुआ है, हो सकता है मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूं। अगर पॉसिबल भी नहीं होगा तो ज़रूर उसको अगली क्लास में नोट डाउन करा जाएगा सवाल को। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।